Hello everyone, welcome to Engineering Hotspot. My name is Akansha and let's start with our next topic. You can download the Engineering Hotspot app from the App Store. Link will be given in the description box. तो आज फिर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे मिसलिनियस वाले टॉपिक्स में जो कि थे क्वेश्चन पैटर्न्स के ऊपर. तो आज कुछ और नए क्वेश्चन पैटर्न अपन देखेंगे. सी ऑल दीज टॉपिक्स आर द क्रक्स ऑफ इट. हमको जो क्वेश्चन पैटर्न्स मिलेंगे उनके अकॉर्डिंगली हमको हमारे जितने भी हमने ग्रामर के टॉपिक्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करना है. इट्स द एग्जीक्यूशन पार्ट दैट वी आर डूइंग नाउ. तो यहाँ पे हमको पहले आज हम पढ़ रहे हैं पैराजम्बल्स. तो पैराजम्बल्स आर जम्बल्ड अप पैराग्राफ्स. सिंपल है, आपको 4 से 5 सेंटेंसेस दिए होंगे और उन्हें हमें रीअरेंज करना होता है सो दैट वी कैन मेक अ प्रॉपर कंटेक्स्ट ऑफ इट या फिर उसका प्रॉपर मीनिंगफुल निकाल सके हम. तो यहाँ पे है 3 तरीके से हमारे वर्जन होते हैं क्वेश्चन टाइप के. तो पैराजम्बल्स आपको किस तरीके से पूछे जा सकते हैं. पैराजम्बल्स जो है 3 तरीके से आपको पूछ सकते हैं. 3 से 4 आपको सेंटेंसेस दिए होंगे और उनके सीक्वेंसेस जो हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 यही 3 सेंटेंसेस हम अज्यूम कर लेते हैं. तो 3 2 1 2 1 3 इस तरीके से आपको सीक्वेंसेस दिए होंगे आपके आंसर में और उनमें से एक आपको टिक करना होगा. दूसरा होगा जिसमें किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं होगी और तीसरा होगा जो 4 या 5 सेंटेंसेस में से एक ऑड वन आउट आपको निकालना होगा. ठीक है. तो हाउ टू अप्रोच अ पैराजम्बल. तो पैराजम्बल हम समझ चुके हैं यहाँ पे कि पैराजम्बल क्वेश्चन पैटर्न है एक तरीके का जिसमें कि हमको फाइंड आउट करना होता है जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो अब इसको कैसे है, तो ये बेसिकली एजेंडा यही होता है आपकी रीडिंग स्किल, आपकी कंटेक्स्ट पकड़ने की जो चीज होती है, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन जो स्किल है, एबिलिटी टू स्ट्रक्चर या फिर थॉट क्या दे रखा है टेक्स्ट के अंदर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरैक्ट विद ईच अदर. तो इस तरीके से हमको इसका अप्रोच ही यही होता है कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है. तो बेसिकली आपकी ग्रामर की नॉलेज तो चेक करी ही जा रही है, उसके अलावा आप उस कंटेक्स्ट को पकड़ पा रहे हैं या फिर टोन को या पैसेज को पकड़ पा रहे हैं कि किस बारे में बात हो रही है, उसको आप समेट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कि एक पैराग्राफ आप फॉर्म कर पाए उसके बारे में. ये उसी वजह से ये क्वेश्चंस उस तरीके से क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं. ठीक है. तो इसके बाद में कि पहली बात तो ये कि कोई हार्ड एंड फास्ट इसका फॉर्मूला नहीं है कि इनको कैसे चेक करें. हर किसी की अपनी अपनी एबिलिटी होती है. फॉर एग्जांपल आप ग्रामर के कौन से टॉपिक में ज्यादा आप अच्छे से स्कोर कर रहे हैं या फिर किस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है. उसी ही अकॉर्डिंग हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. बट बेसिक जो होता है कि हमको किस तरीके से एक स्टेप फॉलो करना चाहिए वो हम यहाँ देख लेते हैं. तो फर्स्ट स्टेप है रीड ऑल द सेंटेंसेस वन बाय वन विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस इफ देयर आर एनी. अगर ऑप्शन वाला या सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है तो एक बार उन ऑप्शंस को ना देखते हुए हम सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल बेयर हम रीडिंग कर लेते हैं कि 3 से 4 जो भी हमको सेंटेंसेस मिले हैं उनके हम बेयर रीडिंग कर लें एक बार को. उसके बाद है ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द टेक्स्ट. फ्लो ऑफ द टेक्स्ट का मतलब है पहली बात तो किस बारे में बात हो रही है, उस चीज का थीम का आइडिया हम लगा सकें, या तो टेंस का आइडिया कि अभी के बारे में बात हो रही है, किसी किसी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात हो रही है, कोई घटना हुई है उसके बारे में बात हो रही है, या फिर जनरल डिस्कशन चल रहा है 2 लोगों में उसके बारे में. तो इस तरीके का फ्लो ऑफ द टेक्स्ट वो पता लगाया जा सके. देन अंडरस्टैंड द प्रोनाउंस, एडवर्बियल या फिर एडजेक्टिव लिंक्स. सी हम जिस भी बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक अपने दिमाग में पिक्चर एक क्रिएट होती है कि इसमें ये नाउन होगा या फिर ये सब्जेक्ट होगा. तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोनाउंस को हाईलाइट करते हैं जब रीड कर रहे होते हैं, एडवर्ब्स को करते हैं या फिर एडजेक्टिव्स को हम हाईलाइट करने लगते हैं. तो उन्हीं चीजों को हमको फिगर आउट करना है. एंड देन ट्राई टू फॉर्म द करेक्ट सीक्वेंस और उसी के अकॉर्डिंग हमको सीक्वेंस एडजस्ट करना होता है कि हमको कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस क्या होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा. तो ये हो गया हमारा एक बेसिक जो हम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं एक बार पैराजम्बल्स के लिए. अदरवाइज आपके खुद के स्किल्स के ऊपर भी ये टोटली डिपेंड करता है. फाइंड अ प्रोबेबल क्लोजिंग सेंटेंस. तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम जो फ्लो के बारे में बात करते हैं कि फ्लो ऑफ पैसेज या फिर किसी बारे में, तो इनकी इन डिटेल हम क्या क्या चेक कर सकते हैं. तो पहला है फाइंड अ प्रोबेबल क्लोजिंग सेंटेंस. अब देखो 4 सेंटेंसेस हैं आपके पास में, तो हमको एलिमिनेट करना एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है, सबसे बड़ा एक हमारे पास वेपन होता है जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे है कि 4 सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, तो उसमें से अगर आप ये फाइंड आउट कर लो कि दिस इज द क्लोजिंग सेंटेंस. अब क्लोजिंग सेंटेंस कैसे फाइंड आउट करना है, जिन वर्ड्स के अंदर या तो देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं
तो हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज जो है वो एक एंडिंग सेंटेंस में होनी चाहिए, जिस भी बारे में बात चल रही है, जो भी सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट मैटर है, उसके अकॉर्डिंगली ये इसका रिजल्ट शो कर रहा है, या फिर एंडिंग हो सकती है उस टॉपिक की, तो हम उसको लास्ट में ले लेते हैं। तो इफ वी फाइंड आउट कि हाँ 4 ऑप्शंस में से मान लीजिए सेकंड लाइन के अंदर हमको ये दे रखा था, तो हमारे जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से सेकंड में जो लास्ट ऑप्शंस में सेकंड दे रखा होगा, तो 2 तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं और एक चीज वैसे ही फाइंड आउट हो जाती है। तो उस तरीके से हम, पहला तो है कि प्रोबेबली क्लोजिंग सेंटेंस हम पहले निकाल लें। उसके बाद में है फाइंड अ लिंक। अब लिंक ढूंढना, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कैसे जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, अदर मैटर पे तो बात नहीं चल रही है, उसका प्रो या कॉन या फिर कोई कॉज या इफेक्ट बता रहा है, कोई भी ऐसी चीज, तो उन लिंक्स को फाइंड आउट करना, उनको हाईलाइट करना। तो वो कैसे हो सकता है, आइडेंटिफाइंग दी नाउन एंटीसीडेंट या फिर प्रोनाउन। पहली बात है, किसी भी सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, नाउन ढूंढेंगे, प्रोनाउन ढूंढेंगे, तो उनको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। हर सेंटेंस में हम पहले यही करते हैं, हर सेंटेंस को रीड करते हुए तभी हमारे सेंटेंस की मीनिंग निकलती है। तो पहले, सबसे पहला हम ये करेंगे। उसके बाद में अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है नाउन प्रोनाउन को, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव, वर्ब या फिर एडवर्ब्स को हम ढूंढेंगे कि इन नाउन के साथ में क्या एडजेक्टिव जा रहा है या क्या एडवर्ब जा रही है, कैसे लिंकअप हो रहे हैं वो चीजें, तो उसको हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम रीअरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी का बेसिक मतलब है टाइम सीक्वेंस, पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। अब डिपेंड करेगा कौन सी चीज कब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर में होने वाली किसी चीज के बारे में बात हो रही है, तो कोई ना कोई सेंटेंस होगा जो प्रेजेंट से शुरू होगा एंड देन इट विल कंटिन्यू टू फ्यूचर, और एंडिंग सेंटेंस फिर से प्रेजेंट में ही आके खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस हम बना सकते हैं। या फिर सेम प्रेजेंट में कोई बात है जो पुरानी बारे में हम बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की बात शुरू होगी और पास्ट से वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से भी हम जो पैराग्राफ का सीक्वेंस है उसको एडजस्ट करना है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग रिलेटेड लिंक्स और कंटिन्यूएशन ऑफ एन आइडिया। तो बेसिकली फ्लो ऑफ द आइडिया किस तरीके से जा रहा है, मान लीजिए किसी मुद्दे पे बात चल रही है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या चल रहा है, तो उसका फ्लो कैसे, भाई क्योंकि किसी बारे में बात चल रही है तो उसका राइजिंग पॉइंट शुरू हुआ होगा, उसमें क्या बीच में क्या भी मैटर इवॉल्व हुआ है उसके बारे में होगा, और उससे कंक्लूजन क्या निकला है वो आया होगा। तो इस सीक्वेंस को अपने को मेंटेन करते हुए लिंक ढूंढना होता है। देन इज ट्रांजिशनल फेजेस। ट्रांजिशनल फेजेस का मतलब है कि किसी भी टॉपिक के ऊपर बात चल रही है और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या आ गए, और इनके वर्ड्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, फर्स्टली, सेकेंडली, सब्सिक्वेंटली। तो ये होते हैं ट्रांजिशनल चीजें कि हाँ भाई किसी बारे में बात चल रही थी एंड देन दे themselves गिविंग अस द कॉन्सिक्वेंस, या फिर वो हमको सीक्वेंस खुद ही बता दे रहे हैं। तो ये हो गए हमारे मोटा मोटा जो हम एक निकाल सकते हैं कि एक क्रक्स निकाल सकते हैं कि अगर हमको पैराजंबल सॉल्व करने हैं तो इन स्टेप्स को बेसिक नॉर्म्स के थ्रू हम फॉलो अप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके जिस भी टॉपिक के अंदर ज्यादा कमांड है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप टेंस के लिए, आपकी टेंस का आपका कमांड अच्छा है, तो आप सबसे पहले आपका हिटिंग पॉइंट जो होगा किसी सेंटेंस को पढ़ने में या 4 सेंटेंसेस को जब आप रीड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप टेंस को ही देख रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। बाकी ये एक आपका बेसिक स्टेप्स थे। अब टिप्स टू ट्रिक्स टू लर्न सेम वही है कि हमारे को पहले तो रीडिंग प्रॉपरली, अपनी रीडिंग स्किल्स जो है उसको मेंटेन करके रखना है, और अपने ओपनिंग सेंटेंस को या फिर कंक्लूजन वाले सेंटेंस या एंडिंग सेंटेंस जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और फिर मैंडेटरी लिंक, भाई जो बीच की कड़ी है उसको जोड़ने के लिए उसके बारे में बात करनी है। टू सॉल्व ऑड वन आउट, ऑड वन आउट के लिए ये है कि सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई द रीडिंग सेंटेंस दैट बिलोंग टुगेदर एंड अरेंज इन अ प्रोबेबल सीक्वेंस। 4 में से 3 एक दूसरे से अगर लिंक अप हो रहे हैं तो पहले उनको साइड कर लीजिए, एंड देन लास्टली यू विल हैव द ऑड वन आउट। आइसोलेट द ऑड सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे आप ऑड वन आउट को क्लियर मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो टोन अलग होगा, या फिर अरेंज नहीं करेंगे, या तो टोन अलग होगा, या टेंस अलग होगा, आइडिया अलग होगा। मतलब या तो 4 में से 3 सेंटेंसेस जो हैं वो आपके अलग टेंस में बात कर रहे होंगे और एक सेंटेंस बिल्कुल अलग टेंस में बात कर रहा होगा। 4 में से 3 जो होंगे वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात कर रहा होगा, और जो लास्ट वन होगा या फिर एक अलग से वो अलग चीज के बारे में बात कर रहा होगा। तो ये तो हो गए हमारे पैराजम्बल्स। नेक्स्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन। अब दिस इज अनदर योर नेक्स्ट क्वेश्चन पैटर्न जिसको कि हम बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। इसमें हमको वही एज अ
फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि कोई ना कोई वर्ड या तो मिस आउट हुआ होगा एक सेंटेंस में से, या फिर सेट ऑफ वर्ड जो होगा वो मिस आउट हुआ होगा, और हमको 4 ऑप्शंस में से मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल करना होगा। तो इसके भी कुछ बेसिक हमारे रूल्स हैं जो कि हम फॉलो अप कर सकते हैं। फर्स्ट इज गेट थ्रू द आइडिया ऑफ द थीम और स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ। सबसे पहली बात जो कंटेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ है, हमको पहले एक बार बेयर रीडिंग देनी है सेंटेंस की विद दैट ब्लैंक ऑल्सो, कि हाँ भाई किस बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, तो देन विल गेट दिस आइडिया कि हाँ किस बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इज इंसर्ट द पॉसिबल वर्ड इन द सेंटेंस एंड देन रीड इट अगेन एंड चेक। अच्छा, ये जो हमारा सेकेंड रूल है, इट्स बेसिकली कि हम अपने को एक मैच द फॉलोइंग वाले कंटेक्स्ट में जो होता है ना, कि एक बार ब्लैंक के अंदर कोई ना कोई वर्ड लगा करके उनको देखते हैं कि हाँ ये सूटेबल है कि नहीं है, एंड देन विल रीचेक। अगर सेंटेंस का सेंस बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही इसको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई इफ द इंसर्टेड वर्ड गिव्स द प्रॉपर और रिक्वायर्ड मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमको ग्रामर के रूल्स ही लगाने हैं। जो 4 ऑप्शंस हैं वो आप ग्रामर के रूल्स देख करके फिर ही सेंटेंस में लगाओगे। बस ये इन चीजों का है कि वो प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं, उसमें प्रॉपर मीनिंग से ज्यादा एप्रोप्रिएट मीनिंग जो दे रहे हैं। सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि ये सूटेबल है, दिस मेक सेंस, बट विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट, उसे हमें फुलफिल करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर फिलिंग द ब्लैंक्स चेक दैट देयर इज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक। से सपोज किसी सेंटेंस का आपने जो बेसिक क्रक्स है वो तो आपने फुलफिल कर दिया, पर ग्रामेटिकली वो वर्ड जो है वो गलत है, या फिर वो ऑप्शन जो आपने चूज किया है वो ग्रामेटिकली सही नहीं है, वैसे वो सेंस बना रहा है, या फिर आप रीड करेंगे उसे तो वो मतलब बता देगा, मीनिंग निकल जाएगा उस सेंटेंस का, बट ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ मोस्ट एप्रोप्रिएट हमको चूज करना होता है। Good vocabulary skills to address the question like fill in the blanks, which is most scoring section within the English language. हमारे vocabulary से related यहाँ पे हमारी skills develop करने के लिए बोल रहा है। And then the similar word meaning. Firstly, look into the grammar rules. Look for the preposition, verb, noun. यही फिर से वही अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज करने वाली बात हो जाती है कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं, मीनिंग ऑफ द वर्ड, जैसे सिनोनिम है, किसी भी वर्ड का कोई और सिनोनिम हो सकता है और वही ऑप्शन में दोनों वर्ड्स दे रखे होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर हमारे प्रिपोजिशन या वर्ब या नाउन जो भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके सफिक्स या प्रीफिक्स क्या है, उनको देखते हुए हमको ऑप्शन चूज करना है। And then again, some question may have idioms and phrases for which it is required to be well acquainted or have knowledge of the missing word in the given idiom and phrases. अभी आपकी vocabulary skills हो गई या फिर ये phrases वगैरह learn करना हो गया, ये complete word of sentence होते हैं, इसमें ना आप change कर सकते हैं ना हम change कर सकते हैं, तो उनकी knowledge आपकी vocabulary skills से, आपकी reading skills से ही develop होती है। Then after choosing the missing word, read the sentence to make sure that the meaning of the same is not changed. जो ऑप्शन आपको दिया है उसका मीनिंग सेम है सेंटेंस में रखने के बाद भी, वो चेंज नहीं हो गया है, ये भी हमको रीचेक एक बार कर लेना चाहिए। Then in case of being stuck on one blank, try the hit and trial method. This method suggests to try all the given options one by one to check which one is suitable for the context. देखो कभी कभी होता है कि हमको दो ऑप्शंस में हमको कंफ्यूजन होता है, तो हमको दोनों को ही एक बार फिल इन द ब्लैंक में पुट करके और फिर हमको मीनिंग निकाल लेना चाहिए, एंड देन वी रीचेक अबाउट द सेकंड ऑप्शन दैट वी आर गोइंग टू पुट इनटू द सेंटेंस। तो हमको दोनों को ही एक बार लगा करके देख लेना चाहिए इन केस ऑफ कंफ्यूजन, जब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको 1 या 2 में कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीशन। अच्छा, इसके अलावा हमारे वही ग्रामेटिकल एरियाज को, एलिमिनेशन स्ट्रेटेजीज को इसमें देखना है। नेक्स्ट इज पैरेललिज्म। अब पैरेललिज्म क्या है? एक ही सेंटेंस के अंदर जब हम एक से ज्यादा वर्ब्स या फिर एक से ज्यादा एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं तो दे विल गो पैरेलली। ओके, दोनों का ही वेटेज जो होगा वो सिमिलर होगा। और कभी कभी हम जब सेंटेंस फॉर्मेट कर रहे होते हैं, फॉर्मेशन जो लेकर के आते हैं उसमें एक में कम एक में ज्यादा हो जाता है और ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते हैं ऐसे सेंटेंसेस, और वो इस फॉर्म में हमको पूछे जाते हैं कि वेदर दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग और राइट, या फिर इसमें क्या गलती है क्या गलती नहीं है, उस चीज को हमको छांटना होता है। तो as the definition it is given here,
Parallelism means using the same pattern of words to show how two or more ideas have the same level of importance. It adds refinement to what is being written and helps avoiding repetition. मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में एक ही सेंटेंस में बात करी गई है जिसका सेम इंपॉर्टेंस है, तो उनको लिखने का या रीड करने का जो भी सीक्वेंस हम सेट करते हैं उन्हीं के लिए, और कुछ चीजें जो हम बार बार रिपीट करेंगे एक ही सेंटेंस के अंदर, उस रिपीटिशन को हम अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही लाइक्स रीडिंग कॉमा राइटिंग एंड स्विमिंग. ठीक है, अब इसी का दूसरा सेंटेंस क्या बना रखा है, ही लाइक्स रीडिंग कॉमा राइटिंग एंड टू स्विम. ठीक है, जब तीनों ही चीजें हमको हमारे वर्ब के बारे में बता रखी है, तो उनको उसी सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में उसी सीक्वेंस में लिखना होता है, ना कि अलग अलग तरीके से. तो हेयर ही लाइक्स रीडिंग राइटिंग एंड टू स्विम doesn't make any sense. So this is the incorrect, grammatically this is the incorrect sentence. अब रूल्स ऑफ पैरेललिज्म, अब इसके कुछ कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं. पैरेलल स्ट्रक्चर शुड बी यूज्ड व्हेन टू और मोर क्लॉजेस और फ्रेजेस आर कनेक्टेड विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जब हमारे दो या दो से ज्यादा हमारे क्लॉज या फ्रेजेस होते हैं एक ही सेंटेंस में, तो उनके लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर, एंड, नॉर, बट और एक्सेट्रा, ये सब चीजें हम यूज करते हैं. तो वेदर दे आर एप्रोप्रिएट और नॉट, या फिर उनके लिए सही कंजंक्शन हमने यूज किया है या नहीं, उसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये हम चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आर PM accepts proposal from other countries that are worthy and if it can be beneficial for both the nations. तो यहाँ पे जब कंटेक्स्ट हमारा आ रहा है वो वर्दी और बेनिफिशियल दोनों ही सिमिलर कंटेक्स्ट की बात है और दोनों ही सेम वेटेज रखते हैं, तो यहाँ पे हम एंड इफ इट कैन बी को हटा करके वर्दी एंड बेनिफिशियल लगा सकते हैं. तो यहाँ पे दोनों ही जो वर्ड्स हैं जिसके ऊपर सेंटेंस का कंटेक्स्ट जा रहा है वो दोनों ही पैरेलल वे में आ जा रही है. तो यहाँ पे ये सेंटेंस के अंदर हम सबसे पहले कंजंक्शन सही, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने सही यूज किया है या नहीं किया एक सेंटेंस में, पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं. नेक्स्ट हम चेक करते हैं टू क्लॉजेस और फ्रेजेस कनेक्टेड विद द कोरिलेटिव कंजंक्शन. पहला कोऑर्डिनेटिंग था, फिर कोरिलेटिव था. कोरिलेटिव बेसिकली होता है जब हम किसी चीज के ऊपर इफेक्ट बता रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, नॉट ओनली, बिकॉज, आइदर, और, नाइदर, नॉर, इफ, देन, एक्सेट्रा. ये होते हैं कुछ एक ही पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर हम जब एक ही चीज का दूसरे हाफ ऑफ द सेंटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट या कॉज आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस शुड बी ऑब्जर्व बाय कंपेयरिंग एलिमेंट्स. कंपैरिजन के अंदर भी हमको ध्यान रखना होता है कि कंपैरिजन में भी हम दोनों ही एडवर्ब हो गए, एडजेक्टिव हो गए, या किसी भी तरीके के दो आइडियाज जो हम दे रहे हैं उन दोनों को सिमिलर फॉर्मेट में ही रखें. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक मूवीज एज मच एज प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, दूसरा है आई लाइक वॉचिंग मूवीज एज वेल एज प्लेइंग क्रिकेट. तो दोनों ही चीजें हमारे दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर बताने के बाद में उन्होंने बोल दिया है. यहाँ पे अगर प्लेइंग ना होता, आई लाइक मूवीज एज मच एज प्लेइंग की जगह ओनली क्रिकेट, तो दोनों का वेटेज सेम हो जाता, ओनली क्रिकेट एंड मूवीज. बट यहाँ पे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. मोर देन वन एलिमेंट गिवन इन अ लिस्ट ऑब्जर्व्स पैरेलल स्ट्रक्चर, कि एक से ज्यादा अगर कोई पैरेलल स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व एक से ज्यादा चीजें दे रखी हैं तो उनको किस तरीके से रीअरेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड PM आर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड मेक क्विक डिसीजन. तो यहाँ पे अपने आप में सेंटेंस में पहले उसके बारे में, उसके एडजेक्टिव्स के बारे में बताया जा रहा था, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा था, पर क्वालिटी बताते बताते ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, तो यहाँ पे मेक क्विक डिसीजन जो है वो अपने आप में एक काम हो गया, एक एक्शन आपने फॉलो करने के लिए बोल दिया, जबकि आपको एज अ क्वालिटी उसको डिफाइन करना चाहिए था. आप एक ही सेंटेंस में एक ही चीज के बारे में बताते बताते डिफरेंट फॉर्मेट नहीं यूज कर सकते, तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है. चाहे उसका मतलब अपन समझ गए, चाहे इसका मतलब सही निकल रहा है, पर ग्रामेटिकली दिस इज नॉट करेक्ट. तो इसका करेक्ट वर्जन होना चाहिए, द क्वालिटीज ऑफ अ गुड PM आर ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड टू मेक क्विक डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे पैरेललिज्म वाले क्वेश्चंस. अब लास्ट है आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स वैसे तो डायरेक्टली हमको पूछ लेते हैं कि फाइंड आउट द करेक्ट आर्टिकल, या फिर आप ऑप्शंस में देख करके कि ए एन द आ रहा है या फिर नन लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब ये आर्टिकल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं.
अब आर्टिकल क्या है? आर्टिकल जो है दो तरीके से हम यूज करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स में है ए एंड द सबसे पहले। तो बेसिक जो हमको हमेशा बचपन से पता चलता है कि हाँ भाई ए और एन कहाँ पे लगना है, तो एन तब लगना है जब ए ई आई ओ यू ये वाले वाउल्स आ जाएंगे और कॉन्सोनेंट्स के साथ में हम ए लगाएंगे। ठीक है, पर इसका एक डिफरेंस होता है कि ए और ए एन सिंगुलर नाउन के सामने तो यूज होता ही होता है, पर ये कभी कभी ए एन जो है वो प्रोनाउंस विद अ वाउल साउंड यूजिंग एन एन, अदरवाइज ए इज यूज। अगर कोई वाउल साउंड आ रहा है तो हम एन का ही यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करते हैं, चाहे हमारे कॉन्सोनेंट ही क्यों ना लिखा हो वहां पे। Next is when a proper noun is used as a common noun, the proper noun should be preceded by a or n. अगर कोई proper noun है उसको as a common noun use कर रहे हैं। For example, we need a Gandhi to solve our problem. अब गांधी वैसे देखा जाए तो proper noun है, पर resemblance उनकी क्या कर रही है? common noun को दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वी नीड अ गांधी टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। हम एज अ सोसाइटी अगर किसी चीज के बारे में बात करें कि हमें बहुत सारे गांधी चाहिए या फिर हमको एक गांधी चाहिए इस प्रॉब्लम, तो हम किसी का रिजेंबल करें कॉमन नाउन के अंदर। यहाँ पे प्रॉपर नाउन का कंटेक्स्ट नहीं दे रहा है ये वर्ड, तो तब हम क्या यूज करेंगे? ए एन दा में ए यूज करेंगे सिंगुलर नाउन में। नेक्स्ट इज इफ अ सिंगुलर नाउन कम्स आफ्टर मैनी, रादर, क्वाइट, सच, तो ए और एन का यूज किया जाएगा उसके बाद में। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है जो कि मैनी, रादर, क्वाइट या इन सब वर्ड्स के साथ में आ रहे हैं तो ए एन दा का ही यूज आएगा। If an adverb such as so, as, to, how, quite is used before adjective followed by a singular noun, तो ए एन दा का यूज किया जाएगा कब? एडजेक्टिव और उस नाउन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, इट इज टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी। अगर कोई एडजेक्टिव है और वो सिंगुलर नाउन के बाद में एक एडजेक्टिव आ रहा है सिंगुलर नाउन से पहले, तो उसके बीच में हम ए एन दा का यूज करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल। अब है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है हमारा द। व्हेन अ नाउन एक्सप्रेसेस वर्च्यू या फिर इमोशन, तो हमेशा हम द यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज द इज यूज बिफोर अ मेजरिंग यूनिट। अगर कोई भी मेजरिंग यूनिट है भाई, किसी ईयर के बारे में, मीटर के बारे में, सेंटीमीटर के बारे में, किसी भी मेजरमेंट के बारे में हमको दिया जा रहा है, तो हमेशा हम क्या करेंगे? उस मेजरमेंट वाले वर्ड को, डिनोट करने वाले वर्ड को द से फॉलो करवाएंगे। थर्ड इज द इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सन। जब किसी क्लास ऑफ पर्सन के बारे में बात करी जा रही है, एक नाउन जो है हमारा वो क्लास ऑफ पर्सन को डिनोट कर रहा है, तो वो हमेशा द से फॉलो अप होगा। नेक्स्ट इज द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री जब भी हम एडजेक्टिव्स में यूज कर रहे हैं तो वो द के साथ में फॉलो होगी। नेक्स्ट इज यूनिक ऑब्जेक्ट्स, जो है जो कि वन है, एक ही है दुनिया में या फिर बहुत ही यूनिक है जिन चीजों को लेकर के, वो हमेशा द से ही डिनोट होंगे। द इज यूज फॉर नेम ऑफ द रिवर, ओशन, डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड या फिर माउंटेन रेंज। ये सारी चीजों के आगे, ये एक तरीके से है कि इन सारी चीजों के आगे हम फॉलो अप जो करेंगे वो हमेशा द से ही डिनोट करेंगे। तो ये थे हमारे 4 टॉपिक्स जो कि हमारे क्वेश्चन पैटर्न्स को बता रहे थे, और यही आपके जितने भी आपके ग्रामर टॉपिक्स हैं उनका क्रक्स होते हैं। तो इनको सॉल्व करने का जो पैटर्न है, इनके एग्जीक्यूशन पार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में मिलते हैं, और हमको अपने टॉपिक्स जो हमने इंग्लिश टॉपिक्स, ग्रामर टॉपिक्स हमने जो पढ़ रखे हैं, उनको इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फॉलो अप करना होता है। तो प्लीज डू ऑल दैट PYQs या फिर जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखिए और उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।